कैसे, कब एंड कहाँ से शुरुआत हुई, और आप हिस्ट्री को लेके जो आपके नोशंस बने हुए हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखिए, अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, पहली बात तो हिस्टोरियंस होते कौन हैं? जो हिस्ट्रीज लिखते थे, जिनके पास जो हिस्ट्री का डाटा वगैरह होता था। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो डेट्स के साथ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे, मतलब वो डेट्स पर बहुत ध्यान देते थे कि कौन सा रूलर, जो राजा है, कौन से रूलर ने कब क्राउन या फिर थ्रोन पर वो असेंड किया और कब कौन सी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती हैं। तो रूलर्स के बारे में उन्होंने सारा जो डाटा है डेट वाइज लिखा हुआ है। तो हिस्टोरियंस जो है इस चीज़ से बहुत फैसिनेटेड होते थे। हालांकि ये पॉसिबल भी था कि कोई स्पेसिफिक रूलर के बारे में अगर लिखना है कि उसकी कब शादी हुई, कितने उसके बच्चे हुए, उन्होंने कब लड़ाइयाँ लड़ी, उसकी कितनी रानियाँ थी, उसकी डेथ कब हुई, तो ये सब चीज़ें जो है हिस्टोरियंस लिखते थे और इनसे बहुत फैसिनेटेड थे। अगर हम अगर अपने नोशंस लगा कर देखें तो हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटिपिकल थॉट यही है कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ डेट्स से ही सिनोनिम है, हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही हैं जो याद करी जाती हैं, ऐसा हमारा मानना है। और आपने बहुत लोगों को सुना भी होगा कि हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग है क्योंकि इसमें जो डेट्स हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको लगता है ये कंसेप्शन बिल्कुल ट्रू है? आपको लगता है क्या ये सच है कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही याद करनी पड़ती हैं? हालांकि ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे चेंजेस आया है। और अगर हम पास्ट को देखें तो किस तरीके से पास्ट में जो चीज़ें थी वो आज के टाइम पे बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो अगर हम पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि हम एक तो पहले जब हम पास्ट एंड जो प्रेजेंट है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम रेफर करेंगे एक टाइम को। ये टाइम क्या है यहाँ पर? ये टाइम है बिफोर एंड आफ्टर का, मतलब पहले चीज़ें क्या थी और बाद में चीज़ें कैसे चेंज हुई। तो हम इसको कैसे रेफर करेंगे? बिफोर एंड आफ्टर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम हमेशा ही हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कैसे? जो भी हम आसपास देख रहे होते हैं हमने उसके बारे में डे टू डे लाइफ में हम नहीं पूछते ये चीज़ें कैसे आई, हाउ दे डेवलप्ड एंड हाउ दे बिगिन। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी तो हम चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हमारे आसपास है वो ऑलरेडी वहाँ पर है, जब से हम रह रहे हैं उससे पहले से है, लेकिन हम जानने की इतनी कोशिश नहीं करते। डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें सरप्राइज कर देते हैं और हम जानने के इच्छुक होते हैं एंड वी फील सो कीन टू नो कि ये चीज़ें कैसे आई। तो हम बहुत क्यूरियोसिटी, मतलब इच्छा या फिर कीननेस कि हम जानना चाहते हैं वो चीज़ें कैसे आई हैं। तो हम उस टाइम पर ऐसे मोमेंट्स पर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई रोड साइड पर टी स्टॉल पर चाय पी रहा है, ठीक है, टी स्टॉल है एक, कोई भी इंसान वहाँ पर जाकर चाय पी रहा है। तो हम कभी कभी ये मोमेंट को देखकर एक बार वंडर भी फील कर सकते हैं, हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चाय है और जो कॉफ़ी है लोगों ने पीना स्टार्ट की। या फिर ये हम सोच सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज हो सकता है कि चाय और कॉफ़ी कैसे ओरिजिनेट हुई, है ना, और लोगों के अंदर इसका टेस्ट कैसे डेवलप हुआ। और एक सेकंड एग्जांपल ये है कि आप जब ट्रेन में बैठते हैं, आप जब उसके बाहर, विंडो के बाहर आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जब आप ट्रेन में बैठेंगे कि जब ट्रेन बनी ही नहीं थी तो लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, इतनी दूरी पर कैसे जाते थे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है कि आज तो हम ट्रेन में बैठ के आराम से इजीली पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन आया ही नहीं था तो लोग जो है वो इतनी दूर वाली डिस्टेंसेस पर जाया कैसे करते थे। अब एक एग्जाम्पल और इन्होंने दिया हुआ है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तभी से न्यूज़पेपर है, उससे पहले तो न्यूज़पेपर थे नहीं, जब से प्रिंटिंग प्रेस आई है उससे पहले न्यूज़पेपर नहीं थे। तो लोग जो न्यूज़ है वो कैसे पढ़ा करते थे, तो आपके दिमाग में कुछ एक ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि हिस्ट्री जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अब एक बार यहाँ पर आप ये डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि जो ये ब्राह्मण है ये किस तरीके से, जो ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया क्या है, ये एक ब्रिटिश पावर की सिंबल है, ठीक है।
कि ये ब्रिटिश की पावर को शो करती है, उसका एक सिंबल है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ब्राह्मण है वो अपने शास्त्र को, ब्रिटानिया को, जो ब्रिटिश पावर है उसको कि अपनी विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से अपने शास्त्र को वो किसको दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो रेनल है उनको रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि एक मैप जो है वो बनाने की जरूरत है हिंदुस्तान का। तो जो रेनल हैं उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इसेंशियल है, नेसेसरी है मैप बनाना। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि इंडिया को किस तरीके से डोमिनेट किया जा सकता है, जो हम अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से डोमिनेट किया। तो मैप से क्या होता है उनको पता चलता है कि कौन सा एरिया कहाँ पर और किस एरिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन है, किस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उस तरीके से इन्होंने सर्वे करने के लिए मैप बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ऊपर हमने डायग्राम देखा है उसमें क्या कहा जा रहा है कि वो पिक्चर दिखाती है कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से अपने जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो कि प्राचीन बुक्स हैं हमारी, जो हमारे शास्त्र हैं, वो हम किसको दे रहे हैं, ब्रिटानिया को, मतलब अपनी इच्छा से दे रहे हैं हम। ऐसा पिक्चर में दिखाया हुआ है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अपने एंशियंट टेक्स्ट देने में। और हम क्यों दे रहे हैं उनको एंशियंट टेक्स्ट, ताकि वो हमारे इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, हालांकि सच्चाई ये नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, जो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़े थे कि किस तरीके से ट्रेन जब डेवलप नहीं हुई थी, जब ट्रेन आई ही नहीं थी, तो लोग कैसे डिस्टेंस को कवर करते थे, न्यूज़पेपर से पहले लोगों को कैसे पता चलता था उनके पास हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं वो हमें बैक ऑफ द नोशन ऑफ टाइम में लेके जाते हैं, और इसी वजह से हम एक चीज़ भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो टाइम है उसको हम प्रिसाइजली डेट नहीं कर सकते। मतलब हम एक पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डेट, टाइम, डे, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, अगर हम लोगों ने जब से इंडियन लोगों की अगर हम बात करें, उन्होंने जब से चाय पीनी स्टार्ट की तो उन्होंने एक दिन में, वन फाइन डे, मतलब एक ही दिन में, ये तो नहीं है कि सुबह उठे और उन्होंने चाय पीनी स्टार्ट कर दी और फिर उनका जो टेस्ट है वो डेवलप हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इंडियन सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, पहले चाय कॉफ़ी का टेस्ट डेवलप किया। और वो टेस्ट कब डेवलप हुआ, वो ओवर टाइम, मतलब थोड़े टाइम बाद डेवलप हुआ है ना। अब एक प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में उठे, इन्होंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया, कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया और एकदम से चेंज आ गया। नहीं, इन्होंने पहले ओवर टाइम, मतलब टाइम लिया चीज़ों को डेवलप करने में, अपने मैनर में लाने के लिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए, आप इन चीज़ों को डेट में नहीं रख सकते कि कब चाय पीनी स्टार्ट की, और साथ ही साथ आप ये भी नहीं बता सकते कि ब्रिटिशर्स ने कब से रूल करना स्टार्ट किया। आप डेट में तो उसको फिक्स नहीं कर सकते, है ना। तो आप ब्रिटिशर्स ने कब से रूल करना स्टार्ट किया ये भी आप डेट में नहीं बता सकते हो, ना ही आप यहाँ पर डेट प्रिसाइजली बता सकते हो कि कब से नेशनल जो मूवमेंट्स थे वो स्टार्ट हुए, ना ही आप ये बता सकते हो कि कब सोसाइटी एंड इकोनॉमी चेंज हुई, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा टाइम लेता है हैपन होने में, घटित होने में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम ये चीज़ें, ये जो प्रोसेस है ये हुए हैं, और इसी वजह से हम इनको प्रिसाइजली डेट नहीं कर सकते। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि तो हम इनको कैसे देख सकते हैं कि किस टाइम पर कब हुआ था, ये सब चीज़ें किस टाइम के आसपास हुई थी। तो हम इनको एक स्पैन ऑफ टाइम में रख सकते हैं। स्पैन ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं कि 500 जो बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, है ना, हम इन चीज़ों को रख सकते हैं कि इस एरा में ये हुआ था, किस एरा में क्या चीज़ हुई थी, जैसे कि एंशियंट, मॉडर्न हिस्ट्री, और ये सब चीज़ें हम एक स्पैन ऑफ टाइम में रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो वहाँ का जो टाइम है, कब वहाँ पर रेनेसां आया, कब नियो क्लासिकल एज आई, तो वो भी हम क्या एक स्पैन ऑफ टाइम में रख सकते हैं। हम प्रिसाइजली डेट और मंथ नहीं प्रिसाइजली डेट और मंथ फोरकास्ट कर सकते, या फिर हम एक अप्रोक्सीमेट पीरियड रख सकते हैं कि इस टाइम के आसपास कुछ ये चीज़ें हुई थी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि हम फिर हिस्ट्री को, इतिहास को डेट के साथ क्यों जोड़ते हैं, उसके साथ कंपेयर क्यों करते हैं जब हमारे पास डेट्स प्रिसाइजली हम बता ही नहीं सकते। तो इसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हिस्ट्री में किसी टाइम पर बहुत सारी बैटल्स एंड बिग इवेंट्स हुआ करते थे और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इसको डेटेड में डेट किया है, मतलब डेट में लिखा है कि किस टाइम पर कौन सा जो राजा है उसको ताज पहनाया गया था, वो कब अपनी गद्दी पर बैठा था, कब उसकी शादी हुई थी, कब उसके बच्चे हुए थे, या किस ईयर में उसने पर्टिकुलर वॉर जीता था या लड़ा था और वो किस साल मरा था, और या फिर कि उसके जाने के बाद फिर गद्दी पर कौन बैठा था, है ना, फिर क्राउन किसे किया गया था। तो जो ऐसे मोमेंट्स थे, ऐसे जो बिग इवेंट्स थे, उनको स्पेसिफिक डेट में डिटरमाइन किया गया और किया जा सकता था। और इसी वजह से ऐसी जो डेट्स हैं, मतलब डेट्स की जो डिबेट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डेट्स को इम्पोर्टेंट बना दिया था, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते थे। जैसे कि एक किंग की बात की कि कब ये किंग आया, कब मरा, कब इसके बच्चे हुए, कब इसकी शादी हुई, ठीक है। लेकिन आप कुछ सालों से देखेंगे जो हिस्टोरियंस थे, अब वो रूलर्स की बजाय कुछ और चीज़ें भी लिखने लग गए। जैसे कि उन्होंने कुछ नए कंसेप्ट ऐड करने स्टार्ट कर दिए कि लोग कैसे अपना जो लाइवलीहुड है, अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से उन्होंने वो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, खाते थे, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका क्या था, सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, मार्केट्स कैसे आई, किंगडम्स कैसे बने, कैसे जो किंगडम्स हैं वो फॉर्म हुए, नए आइडियाज़ कैसे आए, नया कल्चर कैसे आया, सोसाइटी कैसे चेंज हुई। तो अब जो चीज़ें हैं वो हिस्टोरियंस ने कुछ टाइम से फिर चेंज करने स्टार्ट की। यहाँ पर ये पैराग्राफ देखने से पहले हम एक बार ये साइड का बॉक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1922 की ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि है लिप्टन टी, और ये जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाए गए हैं, पिक्चर में जो ये दिखाए गए हैं, ये है प्रिंस आर्थर जो कि क्वीन विक्टोरिया के थर्ड सन हैं, और इनको एक टाइटल भी मिला था ड्यूक ऑफ कनॉट। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस पैराग्राफ पे, विच डेट्स, इसका मतलब क्या है कि कौन सी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या कौन सी सेट ऑफ डेट हमें चूज करनी चाहिए और किस क्राइटेरिया से, किस रीज़न से हमें इम्पोर्टेंट कोई डेट इम्पोर्टेंट सोचनी चाहिए। तो हमारे लिए वो सभी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जहाँ पर हमारे पास्ट जो है वो कंपोज हुए हैं, पास्ट की स्टोरी कंपोज हुई है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्रीज लिखी थी यहाँ पर इंडिया में, तो वहाँ पर ये डेट जाननी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिशर्स जब आए थे, तो जो हिस्ट्री है ब्रिटिशर्स की वो कहाँ से स्टार्ट हुई, जब से गवर्नर जनरल बने, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, जो कि कौन थे, वैरन हेस्टिंग्स, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1774 में, और 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे। और ये एंड कब होते हैं, जब जो हमारा लास्ट जो वाइस रॉय आया है लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद क्या हुआ कि जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री में जो लास्ट वाइस रॉय रहे हैं ये एंडिंग पार्ट है। तो इनके लिए हमें डेट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। और जो ये अदर गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज़ हैं, इनके बारे में हम सेपरेट जो वीडियोस हैं, सेपरेट जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बेंटिंक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटॉन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग एंड इरविन, ये जो नेवर एंडिंग सक्सेशन रही है ब्रिटिशर्स की, जो कि गवर्नर जनरल्स के तौर पे या फिर वॉइस रॉयज़ के तौर पे, इनके बारे में लिखा गया है डेट्स में, इनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में लिखा गया है, इनकी एक्टिविटी, इनकी पॉलिसीज़, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है। और इस तरीके से हिस्ट्री में ये उतारी गई हैं चीज़ें जैसे कि इनकी लाइफ से अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए जानने को, और एक क्रोनोलॉजिकल वे में इनको दिखाया गया है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसको क्रोनोलॉजिकल वे से प्रॉपर चैप्टर में इसको बताया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो ये हिस्ट्री लिखी गई है क्या इनको हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, जैसे कि जो गवर्नर जनरल्स का टाइम था, क्या हम उसमें इंडियन सोसाइटी में जो रहने वाले डिफरेंट ग्रुप थे, डिफरेंट क्लासेस थी, उनकी एक्टिविटीज़ पर फोकस कर सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं इनको चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, हम ऐसे चैप्टर्स में डिवाइड क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न है क्योंकि हर चैप्टर में एक कोहेरेंस होता है, एक स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है।
ऐसा नहीं है कि हमने ब्रिटिशर्स में पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर दी और उसके साथ हम एक साथ ही थर्ड जो गवर्नर जनरल रहे हैं उसकी बात करेंगे। इसलिए हमें एक कोहेरेंस में चलना पड़ता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप बाय स्टेप, तो उसे कहा जाता है कोहेरेंस। ठीक है, तो हमें एक कोहेरेंस देने के लिए, ताकि एक प्रॉपर स्टोरी मेडअप हो जाए, उसके लिए हमें इनको चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि एक स्टोरी जो है वो एक सेंस बना देती है और चीज़ें जो है समझ आने लगती हैं। तो जब चैप्टर्स एक सीक्वेंस में होंगे उससे हम एक स्टोरी बना पाएंगे, एक सेंस मेडअप होगी। ठीक है, और देखिए अगर हम ब्रिटिशर्स की हिस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें जो अदर ग्रुप्स थे इंडियंस के, और इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ थी वो फिट नहीं हो पाती थी। इसी वजह से हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए था ताकि हम अपनी खुद की हिस्ट्री लिख पाएँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के 1773 में। ये एक्चुअली बने थे 1773 और 1774 के टाइम के बीच में। अब जो फर्दर चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्दर चैप्टर देखने के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पे। आपको मेरा चैनल पसंद आया है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द पीरियडाइज, मतलब हम पीरियड्स में हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसका यहाँ पर एक बैकग्राउंड दिया हुआ है। जो जेम्स मिल थे, अब ये थे कौन? ये थे एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। इन्होंने 1817 में एक बुक पब्लिश की जिसके 3 वॉल्यूम हैं। पता होना चाहिए, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वॉल्यूम में ये वर्क था। बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इन्होंने ये बुक 3 वॉल्यूम में क्यों निकाली? रीज़न ये था कि इन्होंने इस बुक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, और वो 3 पीरियड्स कौन थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब रीज़न क्या था हिंदू मुस्लिम का? देखिए यहाँ पर एक तो जब ब्रिटिशर्स आए तो हिंदू का और मुस्लिम के जो राजा थे उनका राज था। ठीक है, और रिलीजन के बेस्ड पे फिर इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया। ऐसा इनका कहना था कि उस टाइम पर जब ये आए थे तब इंडिया में जो रिलीजन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी और रिलीजन के बेस्ड पे मार धाड़ हुआ करती थी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम 2 पीरियड और ये खुद जो ब्रिटिश पीरियड इंडिया में आया उन तीनों को लेके इन्होंने ये जेम्स मिल ने बुक लिखी थी। पता होना चाहिए, ये आपको पूछा जा सकता है ये आपसे एग्जाम में। अब जो पीरियडाइजेशन इन्होंने किया हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश का, इसको वाइडली लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और लोगों ने इस बुक को पढ़ा भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड करते ही क्यों है डिफरेंट पीरियड्स में? रीज़न एक तो ये है कि हमें टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं, उसके सेंट्रल फीचर्स पता चलते हैं। और हम जैसे कि बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी कि हम टाइम में नहीं बता सकते एक्चुअल में किस टाइम क्या हुआ था, बट हाँ पीरियड्स में हम बता सकते हैं कि किस टाइम का पीरियड कैसा था, मॉडर्नाइजेशन का पीरियड कैसा था, पास्ट का पीरियड कैसा था, है ना। तो इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों में पता चलता है कि हिंदूज में कौन रूलर्स आए, मुस्लिम्स में कौन आए, ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया। देखिए मिल का ऐसा मानना था कि सभी जो एशियन सोसाइटीज़ हैं, अब एशियन सोसाइटीज़ के अंदर तो इंडिया भी आता है, तो इनका मानना था कि जो सभी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर है, मतलब सिविलाइजेशन उनके अंदर है ही नहीं जितनी यूरोप के लोगों के अंदर है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब उन्होंने क्या देखा और इंडिया में ब्रिटिशर्स के रूल से पहले था क्या एक्चुअल में। तो इनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब इन्होंने देखा कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो रूल कर रहे हैं कंट्री पर डेस्पोट तरीके से कर रहे हैं। डेस्पोट्स का मतलब क्या होता है? क्रूएलिटी से, ठीक है, बहुत ही निर्दयी तरीके से, जो अपनी पावर का यूज़ गलत तरीके से करते हैं। और यहाँ पर रिलीजियस इनटॉलरेंस भी था इंडिया के अंदर। रिलीजियस इनटॉलरेंस का मतलब एक दूसरे के धर्म को देख के खुश नहीं थे, एक दूसरे के धर्म की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको देखना पसंद नहीं करते थे लोग। जो हैं वो कास्ट के नाम पर, मतलब देखिए एक दूसरे के रिलीजन के नाम पर मारधाड़ करते थे। कास्ट टैबूज था, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बांटा हुआ था लोगों को। और यहाँ पर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस का मतलब जो मैजिक में बिलीव करते हैं, टोना टोटका एट्सेट्रा। हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को आप एज अ हिंदू एज अ मुस्लिम रेफर कर सकते हैं। और वैरायटीज़ ऑफ फेथ्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल करती थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम रूलर्स की बात करें, जितने भी एंशिएंट रूलर्स यहाँ पर रूल करके गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी का फेथ सेम था। सबके फेथ्स अलग थे, सबके रिलीजन अलग थे, सबके बिलीफ अलग थे। अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटकर बात करें, मतलब कैसे? जैसे मुस्लिम
हिंदू एंड ब्रिटिश, इन तीनों से हटकर, इन तीनों पीरियडाइजेशन से हटकर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इंडियन हिस्टोरियंस की, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियडाइजेशन में बांटा है, तो मतलब 3 भागों में बांटा है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन इस डिवीज़न में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। पहली बात तो जो ये पीरियडाइजेशन हुआ है ये इन्होंने बोरो किया है वेस्ट से, और जहाँ पर मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है साइंस में, रीजन में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी में, इक्वेलिटी में, इन सब में प्रोग्रेस होना, ग्रोथ होना। और अगर मिडिवल पीरियड की बात करें तो उसका मतलब उसके अंदर मॉडर्न सोसाइटी की कोई भी फीचर्स फिट नहीं होते हैं। और आप इस बुक में ये भी पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश रूल हुआ, जब इंडिया पर, जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल पर रूल किया, तब यहाँ पर ना तो कोई इक्वेलिटी थी, ना कोई फ्रीडम थी, ना कोई लिबर्टी थी, और ना ही कोई ग्रोथ था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और ना ही कोई प्रोग्रेस थी। तो इसी वजह से काफ़ी इंडियन हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कॉलोनियल। अब ये कॉलोनियल वर्ड आया कैसे और इंडियन हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल के पीरियड को कॉलोनियल क्यों कहा है, ये हम बात करेंगे यहाँ पर। कॉलोनियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले इस शब्द का मतलब जान लीजिए। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कंट्रोल किया, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने इंडिया को कंट्रोल किया, तो उसे कहा जाता है कॉलोनियल। अब जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर तो इन्होंने अपने रूल को स्टैब्लिश किया, मतलब इन्होंने स्थापित किया अपना रूल यहाँ पर, और उन्होंने सब्जुगेट किया लोकल नवाब्स को, लोकल राजाओं को। तो सब्जुगेट का मतलब क्या होता है, किसी को दबा देना, बहुत प्रेशराइज कर देना, या किसी को इतना हरा देना कि सामने वाला घुटने टेक दे। तो इन्होंने यहाँ के जो लोकल नवाब्स थे और राजा थे उनको सब्जुगेट किया। तो यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, इन सब पर कंट्रोल किया। यहाँ के जो रेवेन्यूज़ हैं उनको कलेक्ट किया। रेवेन्यूज़ कैसे कलेक्ट करते थे, अच्छा खासा टैक्स इम्पोज करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हीं टैक्स के थ्रू निकालते थे वो लोग। और इन्होंने देखे क्या किया, यहाँ पर जो गुड्स होते थे ना उनको लो प्राइसेस पर, मतलब कम प्राइसेस पर खरीदते थे। उनके लिए तो ये चीज़ फ़ायदे के लिए थी ना, और वो क्या करते थे कि जो ये लो प्राइसेस पर चीज़ें खरीदते थे उनको एक्सपोर्ट भी करते थे हाई प्राइसेस पे। तो कहा जाता था ना इंडिया की कभी सोने की चिड़िया थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखिए अप्लाई होती हैं कि यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। देखिए यहाँ से तो चीज़ें लो प्राइसेस पे लेते थे, लेकिन अपने वहाँ पर जब एक्सपोर्ट करते थे तो वो महंगे दामों पर एक्सपोर्ट करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने रूल किया, तो यहाँ के वैल्यू, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, इन सब में उन्होंने चेंज लाने की कोशिश की। देखिए जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जुगेट करती है, मतलब दबाती है, कंट्रोल करती है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक वे से, मतलब जो फिनेंशियल वे से, और सोसाइटी को जैसे सोशल प्रैक्टिसेस पे भी, कल्चर पे भी, इन सब पर जब चेंज करती है, तो ऐसी चीज़ों को, इस चीज़ को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, इसको हम कॉलोनाइजेशन कहेंगे, है ना। कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को हर तरीके से, हर डोमेन में, हर एरिया में सब्जुगेट करे। देखिए सभी क्लासेस ने, सभी ग्रुप्स ने सेम एक्सपीरियंस नहीं किया, सेम चेंजेस नहीं एक्सपीरियंस किए, इसीलिए हम अपनी हिस्ट्री को कहते हैं आवर पास्ट। पास्ट के आगे एस लगा दिया जिसका मतलब प्लूरल बन गया वो, तो इसी वजह से कहा जाता है हमारा इतिहास आवर पास्ट, ताकि हमें ये समझ में आए कि सभी क्लासेस और सभी जो ग्रुप्स यहाँ पर रहे हैं सब ने यही सेम चेंजेस नहीं देखे हैं, वेराइटीज़ रही हैं, सबका टाइम डिफरेंट रहा है, सबके पीरियड्स डिफरेंट रहे हैं। ओके, ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि हर चीज़ रिटन में होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन में चीज़ों को, लिखित में चीज़ों को, रिकॉर्ड को रखना। उससे क्या होगा कि, और सबसे बड़ी बात उन्होंने सोचा क्या था, क्या क्या लिखित में होना चाहिए, जैसे कि जो भी वो इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, प्लान बनाते हैं, कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई नया डिसीज़न वो मेडअप करते हैं, हर एग्रीमेंट को रिटन में रखना होगा, इन्वेस्टिगेशंस को रिटन में रखते थे, ताकि उससे क्या हो, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और जब
ये सारी चीज़ें रिटन में लिखी जाएंगी। जब एक बार ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, डन हो जाएंगी, उसके बाद प्रॉपर स्टडी की जा सकती है उन चीज़ों पे, और प्रॉपर क्या होगा, डिबेट किया जा सकता है चीज़ों पे, और पता चलेगा कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स है, कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या तैयार किए, मेमोज तैयार किए। मेमोज क्या होती हैं, जो फाइल्स होती है ना, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती हैं। नोटिंग्स तैयार किए। नोटिंग्स क्या होती है, जो ब्रीफ रिकॉर्ड होते हैं, और रिपोर्ट्स तैयार किए। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं, जो लेटर हैं, ये तैयार तो कर दिए, इनके लिए केयरफुली इनको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब इनको ध्यान से रखने के लिए किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी जहाँ पर ये सेफली रखी जाएं। तो इसलिए रिकॉर्ड रूम अटैच करवाए गए हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में। अब वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, जैसे कि तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टोरेट का ऑफिस, कमिश्नर्स का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स का ऑफिस, लो कोर्ट्स के ऑफिसेज, इन सभी के साथ अटैच्ड रिकॉर्ड रूम रखे गए, जिनके अंदर ये रिटन रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। हर रिटन जो चीज़ें थी वो रिकॉर्ड रूम में रखी जाती थी। और यहाँ पर साथ साथ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए गए, उनको भी स्टैब्लिश किया गया, जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। दोनों आपको याद करने हैं, आर्काइव्स एंड म्यूजियम। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, इसलिए कह रही हूँ इसको, इन चीज़ों को भी ध्यान से आपको पढ़ना है। अब जो लेटर्स और मेमोज हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मेमोज को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजा जाता था 19th सेंचुरी में। आप उसको आज के टाइम पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर्काइव्स की वजह से वो चीज़ें अभी बिल्कुल सेफ हैं, प्रिजर्व रखी हुई हैं। आप अभी भी वो नोट्स, रिपोर्ट्स, सब चीज़ें पढ़ सकते हैं जिनको प्रिपेयर किया गया था उस टाइम पर, क्योंकि वो आज के टाइम भी प्रिजर्व हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जो कैलीग्राफिस्ट थे, उन्होंने 19th सेंचुरी के कुछ अर्ली टाइम्स में क्या किया, इन सभी रिकॉर्ड्स को रिटन वे से लिखा, और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा था। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत डेकोरेटिव होती है, एकदम साफ होती है जिनकी राइटिंग, और ये कहा जा सकता है कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, और जो उनको लिखते हैं उनको कहा जाता है कैलीग्राफिस्ट। और मिडिल 19th सेंचुरी में जैसे ही प्रिंटिंग जो प्रेस आई, और फिर उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कॉपीज़ में तैयार किया गया, और मल्टीपल कॉपीज़ में इनको रखा गया, और वो आज के टाइम पर बिल्कुल सेफ़ हैं। सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, और सर्वेज की प्रैक्टिस बहुत कॉमन भी हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था, अगर इस कंट्री को प्रॉपरली नोन करना है, अगर इस कंट्री को जानना है कि कहाँ से बेनिफिट उठाया जा सकता है, तभी हम इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो रीज़न ये भी था सर्वेज करने का, क्योंकि इनको कंट्रोल करनी थी हर टेरिटरी। तो इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे करवाए, और विलेजेस में जो रेवेन्यू सर्वेज हैं वो कंडक्ट कराए। और जो इन्होंने सर्वेज कराए, उनके पीछे इनका रीज़न क्या था, उनके एफर्ट्स क्या थे, वो देख लेते हैं। देखिए, रीज़न तो साफ है कि उनको टेरिटरी पर बेनिफिट, हर टेरिटरी पर कंट्रोल करना था, प्लस उनको जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे वहाँ से वो बेनिफिट भी उठा सकेंगे। सस्ते दामों पर चीज़ों को लेते थे, महंगे दामों पर बेचते थे। अब इन्होंने सर्वेज जो है वो स्टार्ट कराए, क्या क्या जानने के लिए। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होती है फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। सॉइल क्वालिटी एंड द फ्लोरा, द फोना। साथ ही साथ इन्होंने जो लोकल हिस्ट्रीज थे, क्रॉपिंग पैटर्न थे, उन सबको जानने के लिए इन्होंने सर्वे स्टार्ट कराए। फिर सेंसस स्टार्ट होने लगे एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और सेंसस को हर 10 ईयर्स में इनको ऑपरेट किया जाने लगा। अब इस सेंसस में क्या होता था कि लोगों की जो जनसंख्या गणना जिसे बोलते हैं ना, कि लोगों की नंबरिंग कितनी है, ये सब जानने के लिए, ये रिकॉर्ड्स में रखने के लिए सेंसस किए जाते थे। एंड नॉट ओनली द नंबर ऑफ पीपल, दे स्टार्टेड सर्वेइंग अबाउट द कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशंस, और इन्होंने अदर सर्वेज भी स्टार्ट किए, जैसे कि बोटेनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल, सो फॉरेस्ट सर्वेज, ऐसे इन्होंने सर्वे स्टार्ट किए। तो ऑल एंड ऑल इनका बस एक ही मकसद था कि किस तरीके से हर टेरिटरी से बेनिफिट उठाया जाए, कैसे फ़ायदा उठाया जाए। अब बात करेंगे कि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये हमें क्या नहीं बताते। तो जो कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स अभी हमने देखिए कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो टेक्स्ट का कलेक्शन हो, ईदर स्पोकन और रिटन। तो जो भी ये रिकॉर्ड्स हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, ये वो सब बताते थे जिसमें ये इंटरेस्टेड हैं, जो ये बताना चाहते हैं, जिसको भी हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पर ये 1857 का रिबेल का एक पिक्चर दिखाया हुआ है, जिसको हम डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम इसको स्किप करते हुए चलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये जो अभी हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि ये लोग वही बताना चाहते थे जो ये इंटरेस्टेड, जिस चीज़ में ये इंटरेस्टेड थे और जो ये दिखाना चाहते थे, जो इनका मन करता था। रीज़न क्या था इसके पीछे? ये अपनी जो पोस्टरिटी के लिए, ये अपने आप को, अपनी प्रोस्पेरिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे। अब देखिए पोस्टेरिटी क्या होता है? पोस्टेरिटी होता है जो आगे आने वाले लोग हैं, आगे आने वाली जो वंशज है, जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए ये अपनी प्रोस्पेरिटी को, प्रोस्पेरिटी क्या है, जो भी एक्चुअली इन्होंने कैसा रूल किया, कितने अच्छे ये लोग थे, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए इन्होंने ये प्रिजर्व किए हैं ये रिकॉर्ड्स। क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड्स हमें वो नहीं बताते कि अदर लोग क्या फील कर रहे थे, इनके अलावा जो कॉमन पीपल थे वो क्या फील कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से इनके एक्शंस पर रिएक्ट किया था, हमें ये सब नहीं पता चलता है। हमें ये सब कैसे पता चलता है? जैसे कि देखिए हमें ना कुछ लोगों की डायरीज मिली हुई हैं, कुछ अकाउंट्स मिले हुए हैं जो पिलग्रिम्स थे, जो यात्रा करने आते थे। जैसे काफ़ी चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, फाहियान वगैरह, जो हमने 3 ट्रैवलर पढ़े भी थे। तो जो वो ट्रैवलर्स थे, अदर ट्रैवलर एज वेल, नॉट ओनली चाइनीज़ ट्रैवलर्स, तो जो और पिलग्रिम्स थे वो आते थे और उनके जब वो आते थे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिखते थे, है ना। उनकी बुक से हमें पता चलता है कि लोग कैसा फील करते थे, एक्चुअल में क्या कंडीशन थी लोगों की। ऑटोबायोग्राफीज से पता चलता है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रही है उनके ऑटोबायोग्राफीज से हमें पता चलता है। पॉपुलर बुकलेट से हमें पता चलता है, जो कि हमें लोकल बाजार्स में मिल सकती है। वहाँ से हमें पता चलता है कि लोग एक्चुअली में फ़ील क्या कर रहे थे, और जो भी ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर जो कुछ भी पॉलिसी इम्पोज की है, लोगों के क्या रिएक्शन थे, वो हमें इन लोकल बुक्स में मिलते हैं। जब प्रिंटिंग स्प्रेड हुई तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए। अब न्यूज़पेपर पब्लिश हुए तो जो भी ये इश्यूज़ थे, इनको पब्लिकली डिबेट किया जाने लगा। जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए लिखना स्टार्ट किया। नॉट ओनली इन न्यूज़पेपर बट मैगजीन्स में भी ये लिखते थे, अपनी बुक्स भी लिखते थे। तो जो पोइट्स थे, नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, जो कि आज भी ये लोग करते हैं। तो जो भी ये रिसोर्सेज हैं, ये सब लिटरेट पीपल के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते थे। लेकिन फिर भी हम इतना नहीं जान सकते कि हिस्ट्री को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया गया, ट्राइबल्स जो थी वो कैसे रहे हैं, पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी। ये सब इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू नो। तो इसी वजह से हमें ये बुक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और तभी हम जान पाएंगे एक्चुअली में हिस्ट्री को जो कॉमन पीपल है उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया था। यहाँ पे यह चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर ख़त्म होता है। So I hope my video proves beneficial in your preparation, and if you like this video please don't forget to hit thumbs up button। जब आप लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपको यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। चैप्टर वाइज हमने समरी की हुई है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में माइन्यूटली डिस्कस किया है। और हम जल्दी से जल्दी लाइव डिस्कशन के बारे में मैं सोच रही हूँ कि लाइव डिस्कशन हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।